नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटी कंप्लायंस के, जीएसटी मंथली कंप्लायंस, जीएसटी क्वार्टरली कंप्लायंस। काफी सारे लोगों को इन सब चीजों के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं। काफी सारे लोग भूल जाते हैं, डेट्स का ध्यान नहीं रख पाते। मेरे काफी सारे लोगों को ये भी डाउट्स आता है कि रिटर्न्स में क्या क्या दिखाना है, क्या क्या नहीं दिखाना, आईएफएफ में क्या दिखाना है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स इन सब चीजों में आते हैं उनको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में एसएससी दो भागों में बटे हुए हैं। अगर हम बात करें तो पहला पार्ट ऐसे लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपना कंप्लायंस मंथली बेसिस पे सिलेक्ट किया हुआ है, मंथली बेसिस पे ऑप्ट किया हुआ है। और इसके अलावा दूसरे कौन से एसएससी हैं? दूसरे एसएससी वो हैं जिन लोगों ने क्यूआरएमपीएस ऑप्ट किया हुआ है, मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट सिस्टम स्कीम ऑप्ट किया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन लोगों ने मंथली ऑप्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे एसएससी जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से अधिक रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 5 करोड़ से अधिक रहा है, ऐसे लोगों के लिए जो कंप्लायंस 3B और R1 के हैं वो मंथली बेसिस पे ही चलेंगे। उन लोगों के लिए कोई क्यूआरएमपीएस ऑप्ट करने के लिए कोई स्कीम नहीं है, तो उन लोगों के लिए मंथली बेसिस पे ही करना पड़ेगा। और उन लोगों के लिए जो ड्यू डेट है वो बिल्कुल सिंपल है। R1 के लिए, जीएसटी R1 के लिए उनको 11 तारीख की डेट रखी गई है, मतलब कि महीना खत्म होते ही आपको अगले महीने की 11 तारीख तक अपनी जीएसटी R1 फाइल करनी पड़ेगी। और जीएसटी 3B की अगर बात करें तो 3B में आपको जब महीना खत्म होते ही नेक्स्ट 20 तारीख तक आपको अपना फाइल करना होगा। तो 3B में आपकी टैक्स की पेमेंट होती है और समरी जाती है कि क्या सेल्स है हमारी, क्या आईटीसी है हमारा, तो उसकी समरी जाती है। क्या अगर कुछ हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है तो वो उसकी डिटेल जाती है। और R1 प्योरली हमारी सप्लाई की, आउटपुट सप्लाई की रिटर्न जाती है हमारी। उसमें हमारे आउटपुट सप्लाई, B2B सप्लाई, B2C सप्लाई, डेबिट क्रेडिट नोट, या अगर हम कुछ पुराने बिलों में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो R1 के माध्यम से होती है। तो R1 की ड्यू डेट है 11 तारीख अगले महीने की और 3B की डेट है 20 तारीख अगले महीने की। तो दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने मंथली ऑप्ट किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो जो 5 करोड़ अबव वाले हैं, टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ से ज्यादा है, उन लोगों के पास कोई ऑप्शन ऑप्ट आउट या ऑप्ट इन करने के लिए नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट मंथली रिजीम में रहेंगे, उनको मंथली ही उनका कंप्लायंसेस करने होंगे। और ड्यू डेट से पहले फाइल कर देंगे तो उनको कोई लेट फीस भी नहीं लगेगी। लेट फीस बचाने के लिए भी आपको टाइमली फाइल करना चाहिए। दोस्तों, बात करेंगे अब ऐसे एसएससी की जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा है। तो ऐसे एसएससी का कंप्लायंस किस तरीके से रहेगा? तो दोस्तों, ऐसे एसएससी के लिए जो R1 है, R1 उनको मंथली बेसिस पे ही फाइल करना पड़ेगा। उनको R1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करने का नहीं है। वो अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर उनकी है तो उनको मंथली बेसिस पे फाइल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अपनी 3B के लिए वो क्यूआरएमपीएस स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। उनके पास ऑप्शन है कि वो क्यूआरएमपीएस स्कीम ऑप्ट कर लें और अपना क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट स्कीम फॉलो करें। तो दोस्तों, अगर वो अपना 3B मंथली बेसिस पे करते हैं तो उन लोगों के लिए, सॉरी क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं तो उन लोगों के लिए जो ड्यू डेट है क्वार्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 22 तारीख ग्रुप ए स्टेट के लिए और 24 तारीख ग्रुप बी स्टेट के लिए रखी गई है। इन डेट से अगर पहले फाइल कर देंगे तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी, बाद में फाइल करेंगे तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस लगेगी। और अगर नील की रिटर्न है, नील की रिटर्न भी अगर लेट हो जाती है तो उस केस में 20 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस लगेगी। तो दोस्तों, मंथली कंप्लायंस से रिलेटेड हम लोग एक सवाल लेते हैं। एक हमारे मित्र का सवाल है जो पूछते हैं कि उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से तो कम है लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। और जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर के लिए उन्होंने ऑटोमेटिकली जो उनका ऑप्ट आउट आया, डिफॉल्ट ऑप्ट आउट जो है वो मंथली बेसिस पे आया। तो उन्होंने, उनका सवाल ये है कि क्या उनको 3B मंथली फाइल करनी पड़ेगी या क्वार्टरली फाइल करनी पड़ेगी, क्या वो क्यूआरएमपीएस के लिए एलिजिबल है? तो जी, इसमें जवाब ये है कि अगर उनका बाय डिफॉल्ट मंथली आया है तो उनको मंथली ही फाइल करना पड़ेगा अपना 3B। और मंथली जो डेट रहेंगी उनकी नेक्स्ट मंथ की 22 तारीख ग्रुप ए स्टेट्स के लिए और 24 तारीख ग्रुप बी स्टेट्स के लिए रहेगी। तो दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको अपना R1
जैसे पहले चल रहा था मंथली बेसिस पे, आपको मंथली ही फाइल करना पड़ेगा इस केस में, ठीक है, पर्टिकुलरली इस केस में। और अपना जो 3B है, 3B वो भी आपको मंथली फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बाय डिफॉल्ट आपका मंथली है। कई लोगों के मन में सवाल ये भी आता है कि मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं करा, तो बाय डिफॉल्ट मेरा मंथली क्यों है या बाय डिफॉल्ट मेरा क्वार्टरली क्यों है। तो दोस्तों इसमें हमको ध्यान ये रखना है कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म, जब हमारा फाइनेंशियल शुरू हुआ था, जब हमारा ये 1920 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था, तो हमको जब जीएसटी की जो वेबसाइट है वो हमसे स्टार्टिंग में पूछती है कि आपको अपने कंप्लायंसेस प्रीवियस जो आपकी टर्नओवर रही है उसके हिसाब से सिलेक्ट करने हैं। आपने क्वार्टरली सिलेक्ट करे हुए हैं या मंथली सिलेक्ट किए हुए हैं। तो दोस्तों जब हमने स्टार्टिंग में जो सिलेक्ट किया हुआ है उसी बेसिस पे हमारा ये क्वार्टरली और मंथली हमारा सिलेक्ट हुआ है, तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा माना गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। और अगर हमारा ड्यूरिंग द ईयर कुछ टर्नओवर रहा है तो उस बेसिस पे उन्होंने डिसीजन चेंज किए हैं। और अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम रहा है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्यूआरएम किस में आ गए हैं, और जिनका 1.5 करोड़ से ज्यादा रहा है वो मंथली स्कीम में रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका मंथली स्कीम में आया है तो आपको R1 मंथली बेसिस पे फाइल करना पड़ेगा और 3B भी मंथली बेसिस पे फाइल करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे भी मंथली बेसिस पे फाइल करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, अप्रैल मई जून के क्वार्टर के लिए आप अपना 3B क्यूआरएम स्कीम में फाइल कर सकते हैं। आपको ऑप्ट इन करनी पड़ेगी क्यूआरएम स्कीम। उसके लिए आपको जो समय दिया गया है, समय ये है कि जो लास्ट क्वार्टर हमारा, जैसे ये वाला क्वार्टर है, इसका जो लास्ट मंथ है इसका फर्स्ट डे मतलब 1 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक, इस बीच में हम कभी भी हम लोग क्यूआरएम स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर के लिए। दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्यूआरएम स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न किस तरीके से फाइल होंगी, क्या ड्यू डेट रहेंगी। अब हम चर्चा करते हैं कि क्यूआरएम स्कीम में जो मंथली पेमेंट का जो प्रोविजन रखा गया उसमें हम लोग किस तरीके से मंथली पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मंथली पेमेंट में हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम लोगों के पास जैसे जब महीना हमारा खत्म हो जाता है तो अगले महीने की 25 तारीख तक हमको इसमें पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के लिए हमको PMT 06 चालान का प्रयोग करना है। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात एक ये भी है कि अगर हमारे पास पेमेंट करनी है, हमारे कुछ पेमेंट बनती है, तो उसके 2 मेथड हमको दिए गए हैं, 2 मेथड दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपनी पेमेंट कर सकते हैं। पहला ये है कि हम फिक्स सम मेथड के दौरान के हिसाब से पे करें। फिक्स सम मेथड क्या कहता है? फिक्स सम मेथड ये कहता है कि जो पिछले प्रीवियस क्वार्टर की जो लायबिलिटी आपकी रही है उसका 35% फर्स्ट मंथ में, 35% सेकंड मंथ में, और बैलेंस जो रहेगा टैक्स वो थर्ड मंथ में हमको पे करना है। ये फिक्स सम मेथड है, इसमें आपको कोई भी ITC नहीं मिलेगा। आपको जो भी आपका प्रीवियस क्वार्टर है उसका एडहॉक बेसिस पे, अगर हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रीवियस क्वार्टर में हमने 10,000 टैक्स जमा कराया था, तो इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में जिसके लिए हमने क्यूआरएम स्कीम सेलेक्ट किया हुआ है उसमें अगर हम फिक्स सम मेथड से पेमेंट करते हैं तो फर्स्ट मंथ में 3500 रुपए पे करने हैं, सेकंड मंथ में 3500 रुपए पे करने हैं, और जो लास्ट मंथ में जो हमारा नेट जो हमारा टैक्स आएगा अपना ITC लेके वो हमको टैक्स पे करना है। दोस्तों फिक्स सम मेथड से लोगों को काफी सारी दिक्कतें भी हैं क्योंकि उनको ITC नहीं मिलता। इसलिए एक दूसरा मेथड भी है जो है सेल्फ असेसमेंट मेथड के नाम से। सेल्फ असेसमेंट मेथड क्या है? सेल्फ असेसमेंट मेथड ये है कि आपने जो भी सेल्स के इनवॉइस काटे हैं आप उसका आउटपुट टैक्स देखिए कितना आ रहा है, और आप अपना ITC चेक कीजिए 2B के हिसाब से। 2B कब जनरेट होगा? जब लोग अपना R1 फाइल कर देंगे, या एक IFF की फैसिलिटी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर IFF 11 तारीख तक 13 तारीख फाइल कर देते हैं उसके बाद हमारा 2B जनरेट होता है, बल्कि 13 तारीख के बाद हमारा 2B जनरेट होगा। 2B में जो हमारा ITC आ रहा होगा उस मंथ के दौरान हमको सिर्फ और सिर्फ वही ITC लेना है। अगर कुछ प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो हमको हम लोग वो भी कंसीडर करेंगे, लेकिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वही क्रेडिट लेना है जो 2B में हमारा शो हो रहा है। वो लेके हमारा जो नेट बनेगा वो हमको नेट पे करना है 25 तारीख तक। 25 तारीख से पहले पे करना है। 25 तारीख के बाद पे करेंगे तो हमको 18% ब्याज भी देना पड़ेगा इसके ऊपर। तो दोस्तों आप अगर 25 तारीख से पहले पे कर देंगे तो आपको ब्याज भी बचेगा और आप ITC का बेनिफिट भी उठा पाएंगे अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड में पे करते हैं तो। दोस्तों इसमें एक सवाल लेते हैं हम। कई सारे लोगों का सवाल ये आता है कि वो कहते हैं कि हमारे पास कोई सेल नहीं है इस महीने की, हमने क्यूआरएम स्कीम ऑप्ट की हुई है और हमारे पास कोई सेल नहीं है, हमने कोई सेल नहीं करी इस महीने, और हमारा इनपुट है जो कि 2B में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमने कुछ परचेजिंग ऐसी की है जो 2B में रिफ्लेक्ट कर रही है और उसका हमको ITC मिल रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को कोई पेमेंट करनी है क्या? प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से हमको कुछ पेमेंट करनी है? तो जी इसका जवाब ना है। सेल्फ असेसमेंट मेथड से हम लोग
कोई पेमेंट नहीं हमें करनी। हम लोग को जैसे कहता है उस मंथ के लिए बस रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, 2P का प्रिंट आउट निकाल के रखना है, जो परचेज बिल्स हैं वो उसे टैली करना है और अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है हमें खाली। ठीक है ना, हम लोगों को रिकॉर्ड के लिए संभाल के रखना है ताकि कल को हमसे कोई पूछे तो हम बता सकें कि हमारे पास ITC अवेलेबल है, 2B में आ रहा है, इस वजह से हमने टैक्स नहीं पे करा हमने। दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे एसएससी जो टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ से ज्यादा है, ये 5 करोड़ से कम है लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा है। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे एसएससी के बारे में जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से भी कम है। इसका मतलब वो लोग QRMPS स्कीम में है, उनके पास भी ऑप्शन है। QRMPS मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। QRMPS स्कीम ऑप्ट कर भी सकते हैं, ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम किसी एसएससी ने ऑप्ट आउट कर रखी है तो उसकी ड्यू डेट्स क्या रहेंगी। अगर किसी एसएससी की टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और उन्होंने QRMPS स्कीम भी ऑप्ट नहीं कर रखी है तो दोस्तों उनका R1 जो है हर महीने अगली तारीख 13 तारीख तक जाएगा, और जो 3B है 3B वो हर महीने की नेक्स्ट मंथ का जो होगा 24 तारीख और 22 तारीख तक जाएगा। 22 तारीख ग्रुप A शेड के लिए, 24 तारीख ग्रुप B शेड के लिए, और R1 की जो डेट है जैसे हमने बताया वो 13 तारीख रहेगी नेक्स्ट मंथ की, अगर वो QRMPS स्कीम में नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर वो QRMPS स्कीम ऑप्ट करता है तो अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या है, वो ये है कि अगर उसने QRMPS स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो उसको अपना क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अपना R1 फाइल करने की जरूरत नहीं है, मंथली बेसिस पे अपना 3B फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो अपना R1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करेगा, जैसे कि इसका नाम है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। वो अपना क्वार्टरली बेसिस पे R1 फाइल करेगा, वो अपना 3B भी क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करेगा। ठीक है दोस्तों, R1 जो डेट है, जो डेट हमने पहले डिस्कस की डेट्स वही रहेंगी, बस उसमें मंथ की जगह क्वार्टर चेंज हो जाएगा। R1 की जो डेट रहेगी क्वार्टर खत्म होने के बाद 13 तारीख की डेट रहेगी, और जैसे जैसे 3B की अगर होगा 3B के लिए भी यही डेट रहेगी कि क्वार्टर खत्म होने के बाद 22 तारीख और 24 तारीख, 22 तारीख ग्रुप A शेड्स के लिए, 24 तारीख ग्रुप B शेड्स के लिए। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हमारी कंप्लायंसेस क्वार्टरली बेसिस पे हो जाते हैं तो क्या हमको मंथली बेसिस पे कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे मंथली पेमेंट स्कीम इसमें है तो हमको मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी PMT 6 के, या तो फिक्स सम मेथड से या सेल्फ असेसमेंट मेथड से। और इसके अलावा एक और हमको फैसिलिटी दी गई है, वो ये है IFF की, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि हम लोगों को मंथली बेसिस पे अपना IFF फाइल करना है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, मैं बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड ये है कि आज की डेट में वेंडर को क्या चाहिए, जैसे उसने आपको पेमेंट दी उसको चाहिए कि उसका 2B में ITC रिफ्लेक्ट कर जाए ताकि उसको ITC मिल जाए। तो ITC रिफ्लेक्ट करने के लिए ही फैसिलिटी हमको दी गई है कि हम अपने इनवॉइसेस मंथली बेसिस पे चढ़ा सकते हैं कि हमने किसी महीने में सेल करी हमने, और हमको जो R1 है वो फाइल तो क्वार्टरली करना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारा जो वेंडर है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जो हमारे डाटा क्रिएटर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनका क्रेडिट मंथली बेसिस पे उनको शो हो जाए, क्योंकि आज की डेट में एक नई प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है मार्केट में। आप सभी लोग इससे अवगत होंगे कि अगर किसी को जैसे हमने सेल करी है तो वो हमारे टैक्स के पैसे दे देता है, बाकी पेमेंट हमें होल्ड कर देता है। बाकी पेमेंट तब तक नहीं देता जब तक वो हमारा रिफ्लेक्ट नहीं करता उसके टीवी में, रिफ्लेक्ट नहीं करता तब तक वो होल्ड कर लेता है। तो इस वजह से इस फैसिलिटी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस फैसिलिटी में से जो हमारे B2B इनवॉइसेस हैं और हमारे डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं, सिर्फ उसे B2B और डेबिट क्रेडिट नोट्स IFF की फैसिलिटी से हम लोग पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, और वो रियल टाइम बेसिस पे 2B में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रियल टाइम बेसिस पे रजिस्टर R1 जो क्वार्टरली फाइल करनी हो उसमें भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दोस्तों एक सवाल ये आता है कई लोगों के मन में कि हमने IFF में हमने B2B डाल दिया, डेबिट क्रेडिट नोट डाल दिए, लेकिन उस महीने में मैंने कुछ B2C सेल्स करी हैं तो वो मुझे कहाँ शो करनी है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है, वो B2C सेल्स जो है वो आपको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करनी है, वो IFF में नहीं डालनी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, वो जो B2G जो सेल्स करी है आपने उसके ऊपर आपको टैक्स भी फिक्स मेथड के हिसाब से पे करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टैक्स B2B पे करना है, B2C के हिसाब से मतलब जो टैक्स B2C का भी टैक्स पे होगा। लेकिन इसको शो कब करना है हमें, इसको शो करना है हमें क्वार्टरली बेसिस पे जो हम R1 फाइल करेंगे उसमें हमको तीनों महीने का जो B2C है वो टोटल शो करना है टोटल करके, और हमारा जो B2B होगा वो हमारा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा R1 में जो हमने दिखा रखा है पहले।
कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है, वो ये कहते हैं कि हम B2B IFF में दिखा चुके हैं, डेबिट क्रेडिट नोट IFF में दिखा चुके हैं, तो क्या हमको दोबारा से R1 में दिखाना है? नहीं जी, जो आपने एक बार पहले दिखा दिया IFF में, वो आपको दोबारा R1 में नहीं दिखाना। दोस्तों, IFF की जो फैसिलिटी है उसके रिगार्डिंग कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमको मंथली बेसिस पे IFF 13 तारीख तक फाइल करना है, उसके बाद हमारा 2B जनरेट होता है, तो हम लोग सेल्फ असेसमेंट मेथड से 2B का ITC देखकर हम लोग आगे अपनी पेमेंट कर सकते हैं 25 तारीख तक। दोस्तों, IFF में हमको सिर्फ पर मंथ 50 लाख तक की ही इनवॉइस अपलोड करने की लिमिट दी गई है। हम लोग अगर किसी महीने में हमारी सेल्स 60 लाख रुपए की अगर है हमारी, तो हम लोगों को उसमें हम 50 लाख तक के इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं, उससे ज्यादा इनवॉइस नहीं कर सकते। दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि क्या QRMPS हमेशा रहेगी? दोस्तों, इसमें एक सवाल ये है, वैसे तो हमेशा ही रहेगी, अगर आप इसको ऑप्ट इन करते रहेंगे तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन अगर आपका किसी महीने में ऐसा लगता है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया है, तो आप इसके लिए नेक्स्ट क्वार्टर के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे, तो आपको जिसे कहते हैं नहीं मिलेगा ये QRMPS स्कीम, क्योंकि आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया है लिमिट से, थ्रेशोल्ड लिमिट से। दोस्तों, IFF की बात अगर करें तो IFF सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए ही अवेलेबल है, पहले 2 महीने के लिए, मंथ 1, मंथ 2, और जो क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होगा उसमें आपको R1 फाइल करना होगा। जो भी नेट चीजें जो हमको दिखानी है, जो हम लोग पहले दिखा चुके हैं, वो माइनस करके जो हम लोग जो चीज रह गई है, जैसे B2C सेल रह गई है या कुछ एक्सपोर्ट सेल रह गई है, कुछ भी अगर कुछ रह गया तो वो हमको इसमें दिखाना है। हाँ, अगर एक्सपोर्ट सेल्स की बात करें तो एक्सपोर्ट सेल के लिए IFF के अलावा हमारे पास एक्सपोर्ट सेल दिखाने का हर महीने ऑप्शन है, फोटो पे अवेलेबल है। अगर किसी के एक्सपोर्ट सेल है तो उसमें जाके दिखा सकता है। दोस्तों, ये कुछ बातें थी IFF से रिलेटेड, QRMPS से रिलेटेड और मंथली कंप्लेंट से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के मैंने काफी सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश इसमें की है। अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट अगर रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं उनको विद इन 24 आवर्स कोशिश करूंगा उनको रिप्लाई करने की। दोस्तों, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि इनवॉइसिंग आप लोग जानते हैं 1 जनवरी से लागू होता उन एसएससीज के लिए जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है। दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, ई इनवॉइसिंग उन लोगों के लिए भी मैंडेटरी होने वाली है। तो दोस्तों, ई इनवॉइसिंग के लिए मैंने अपनी एक वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है, अगर किसी को उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो वो उससे सवाल पूछ सकता है। वैसे उस वीडियो में मैंने काफी सारे सवालों को इंक्लूड करने की कोशिश की है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखें, और ई इनवॉइसिंग में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए जीएसटी कंप्लायंस में जो भी कुछ अगर डाउट्स कुछ हैं किसी के, तो वो क्लियर हो गए हैं। अगर कुछ डाउट्स अगर रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं और अपने व्यूज बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।